ओके सो हाय एवरीवन, वंस अगेन लेट्स स्टार्ट। कल एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन बहुत आसान था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1,8। एक लाइन 1,8 से पास हो रही है। काश इसका स्लोप पता होता। अगर स्लोप पता होता तो अपने को इसकी इक्वेशन पता होती, है ना। चलिए कोई बात नहीं। 1,8 से पास हो रही है। कटिंग द पॉजिटिव एक्स एंड वाई एक्सिस एट ए एंड बी, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए ओ बी विच इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो बेसिकली आपको मैक्सिमम मिनिमम दोनों के लिए सेम काम करना पड़ता है, डेरिवेटिव जीरो करना पड़ता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेरिवेटिव जीरो करेंगे अपन और चेक करेंगे कि क्या होगा। लेकिन डेरिवेटिव किसका? एरिया का। डेरिवेटिव एरिया का। हाँ, गर्जे में लिख दूंगा आपका नाम, है ना। मैं थोड़ा सा मिला नहीं आपको, मुझे मेरा आपका होमवर्क मुझे मिला नहीं। मान लो अपने पास ये लाइन है और इस लाइन का मतलब इस लाइन के ऊपर रखा हुआ एक पॉइंट अपने को बताया था। इस लाइन इज पासिंग थ्रू 1,8। अब अपने को ये कह रहा है कि कटिंग द पॉजिटिव एक्स एंड वाई एक्सिस एट ए कॉमा बी। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ए कॉमा बी पर पास कर रही है। ओके, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इस लाइन का स्लोप हो जाएगा m, और इक्वेशन रहेगी y माइनस एट इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस वन। तो y माइनस एट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम, है ना। ये मैंने लिख दिया लाइन की इक्वेशन। अब लाइन की इक्वेशन को अगर अपन ढंग से लिखेंगे तो एम एक्स माइनस वाई लिखना चाहिए था मुझे। एम एक्स माइनस वाई प्लस एट माइनस एम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हो गया अपनी लाइन की इक्वेशन। अब इस लाइन की इक्वेशन में ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन में आप एक्स इंटरसेप्ट निकालिए। एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं? एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं वाई को जीरो पुट करके। तो अपन वाई को जीरो पुट करेंगे जब, तो आपके पास एक्स इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा? एट माइनस एम अपॉन एम। समझ में आ रहा है? और वाई इंटरसेप्ट भी निकाल लो। तो ये वाला पॉइंट जो आ गया ए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? एट माइनस एम अपॉन एम। या आप वो सब छोड़ो, वो सारी चीजें गई भाड़ में। ये वाले डिस्टेंस को आप क्या बोल दोगे? एट माइनस एम बाय एम, है ना। और ये वाले डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे कि x को जीरो रखेंगे अगर, तो y कितना हो जाएगा? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट हो जाएगा, y को उस तरफ फेंक दो तो एट माइनस एम के बराबर हो जाएगा। तो एट माइनस एम के बराबर हो जाएगा। तो अपने पास x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है। क्या अपन एरिया निकाल सकते हैं? यस। तो एरिया इज अ फंक्शन ऑफ मंकी, मतलब स्लोप। आप देखेंगे एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, ये हो जाएगा एरिया। क्या एरिया m का फंक्शन है? यस। मैं लिख देता हूं पहले, 1/4 8 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 4। ये हो जाएगा एरिया। एरिया इज अ फंक्शन ऑफ एम। तो अपने को क्या करना चाहिए? एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया किसके रिस्पेक्ट में? जिसका वो फंक्शन है। एम का फंक्शन है तो अपन एम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और 1/4 तो कांस्टेंट है, इसको रहने दो। इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स 8 माइनस एम, और 8 माइनस एम का डेरिवेटिव माइनस वन। ओके, ये आ जाएगा डी ए बाई डी एम इज इक्वल टू जीरो। मतलब इसका ये हो गया कि m का वैल्यू 8 के बराबर अगर होगा, जब m का वैल्यू 8 के बराबर होगा तब जाके एरिया मैक्सिमम या मिनिमम में से कुछ एक आएगा। dy बाई डी एक्स जीरो हो रहा है कब? जब m का वैल्यू 8 है। मतलब m के वैल्यू 8 पर ही एरिया मैक्सिमम या मिनिमम होगा। इतना तो मेरे को तय समझ में आ रहा है। तो y डैश जहां पर जीरो हुआ है वहां पे मैक्सिमा भी आ सकता है या मिनिमा भी आ सकता है। तो जब स्लोप का वैल्यू 8 होगा तब मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, वो चेक करना है अगर आपको। तो आप क्या करें? डबल डेरिवेटिव निकाले। डबल डेरिवेटिव निकाल के m को 8 डाल दो यहाँ पे, और अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा और नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। बहुत आसान है ना। सच में बहुत आसान है अगर आप ढंग से सब कुछ देखोगे। तो ये क्या लिखा? -2/4 मतलब माइनस हाफ इंटू 8 माइनस एम। 8 माइनस एम का डेरिवेटिव करना है अपने को। देखो आप लोग है ना फड़फड़ा जाओगे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये वाली जो चीज है, क्या लिखी है यहाँ पे? -2/4 मतलब माइनस हाफ इंटू 8 माइनस एम, ये लिखा हुआ है। ठीक है।
ये आपका डी ए बाई डी एम है। अब डी ए बाई डी टू ए बाई डी एम स्क्वायर निकालना है अगर आप, तो माइनस आपको बाहर रखा, 8 माइनस एम का डेरिवेटिव, 8 का डेरिवेटिव 0, माइनस एम का डेरिवेटिव -1, तो ये कितना आ गया, हाफ। क्या हाफ पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब डबल डेरिवेटिव क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव। और डबल डेरिवेटिव अगर ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो m के वैल्यू 8 रखो, 9 रखो, 10 रखो, कुछ भी रखो, डबल डेरिवेटिव तो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है पहली बात तो। और m इज इक्वल टू 8 पर आपको मिनिमम मिलेगा, है ना, आपको मिनिमम मिलेगा। पॉजिटिव मतलब आपको मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम नहीं मिलेगा। ठीक है। हम्म तो मिनिमम एरिया जो रहेगा, एरिया मिनिमम, दैट विल बी, एरिया क्या था देखो ना, ये लिखा एरिया 8 माइनस एम। ओ 8 माइनस एम अपॉन 4। एरिया मिनिमम क्या आ गया आपके पास? 0 आ गया। तो मैक्सिमम एरिया कैसे आएगा बताइए? मैक्सिमम एरिया कैसे आएगा? सोचो सोचो, सोचते थोड़ा सा। ये तो अपने पास आ गया मिनिमम एरिया। अगर अपन ने dy बाई डी एक्स को 0 करा है तो m का एक ही वैल्यू आ रहा है अपने पास ना। ठीक है। और एरिया मिनिमम 0 आ रहा है, मतलब जाहिर सी बात है कि जब आपका स्लोप 8 हो जाएगा तब लाइन खड़ी हो जाएगी ऐसे, है ना। वर्टिकल लाइन का एरिया जो होगा वो 0 ही आएगा एक्स वाई एक्सेस के साथ। ठीक है। नहीं नहीं, वो लाइन खड़ी नहीं होगी, स्लोप 8 हो रहा है ना। हम्म तो अपन ने एरिया जो लिखा है वो क्या है? m-8 टू m। ओ माय गॉड, वही मैं सोचूं यार, एक गलती हुई है अपने से। यहाँ पे m जो आएगा नीचे वो अपन लिखना भूल गए, है ना। m लिखना भूल गए थे अपन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 4m आ जाएगा, है ना। तो एरिया एज अ फंक्शन ऑफ m, यहाँ तक ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। एक बार अपन चेक कर लेते, 8 माइनस एम अपॉन एम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 8 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 2m, है ना। गलती से मिस्टेक हो गया यहाँ पे, m मैंने मिस कर दिया था तो उससे ना गलत आ गया अपना आंसर। अब अपने को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और हो जाएगा डिफरेंशिएट, नॉट अ बिग डील। डी ए बाई डी एम निकालेंगे अपन, तो आपको u बाई वी रूल लगाना पड़ेगा। तो 1/2 को इधर रखिए आप, तो m स्क्वायर v स्क्वायर होता है ना, फिर इधर आता v इंटू यू डैश, यू डैश मतलब ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2 इंटू 8 माइनस एम, और -1 भी आएगा यहाँ पे, तो एक माइनस भी आ जाएगा, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना आ गया? 1। दिस इज इक्वल टू 0। ये डी ए बाई डी एम को अपन अगर 0 करेंगे तो आप देखिए क्या आएगा, ऊपर से 8 माइनस एम तो कॉमन आ रहा है, हाफ पहले से कॉमन था। अगर 8 माइनस एम कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा? -2m, माइनस एक बार 8 माइनस एम और बचेगा जो कि 8 प्लस एम हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8m स्क्वायर। ओके, लिखते जाओ। -2m माइनस एम कितना हो जाएगा? -m, और -8 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर इंटू 8 माइनस एम। ये माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से मैं,
देखो इधर है ना, देखते रहना, मैंने माइनस कॉमन लिया, 8 माइनस एम को दे देंगे तो क्या m माइनस 8 बन जाएगा, और इसको डिवाइड कर दिया मैंने 2 से। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियरली डेरिवेटिव 0 कब हो रहा है? डेरिवेटिव 0 हो रहा है m के 8 होने पर और m के माइनस 8 होने पर। तो जरूर इनमें से कोई एक मैक्सिमा दे रहा होगा, कोई एक मिनिमा दे रहा होगा। ठीक है, शांति रखिए एक मिनट। एक्स इंटरसेप्ट क्या आ रहा है अपने पास? y को 0 करा अपन ने, m माइनस 8 आ रहा है। हाँ, 8 माइनस m आ जाएगा यहाँ पे, m माइनस 8 आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें चेंज कर देंगे, खैर फाइनल आंसर में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। यहाँ एक माइनस लगा देते हैं अपन, तो बेसिकली एवरीथिंग इज फाइन, बस एक माइनस आएगा हर बार बाहर। डिफरेंशिएट करोगे तो भी वो माइनस रहेगा ही रहेगा, नथिंग बिग। तो इन दोनों से आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, तो डबल डेरिवेटिव रखने की जरूरत नहीं। आप एरिया में एक बार 8 रखो, अरे m की जगह 8 डालोगे अगर, तो जब m का वैल्यू 8 होगा तब एरिया 0 आएगा मिनिमम, और जब m का वैल्यू माइनस 8 होगा तब a का वैल्यू कितना आएगा? रखो माइनस 8, यहाँ पे माइनस 8 रखोगे अगर ऊपर, तो 8 माइनस माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू माइनस 8 माइनस 16, और उसका स्क्वायर है ऊपर, है ना, तो ये माइनस और माइनस कट जाएगा, 64 अपॉन 16, तो दिस विल बी 16 4 जार 64। ठीक है, कर दिया उसको मैंने, सही कर दिया, एक बार देखो। आप लोग जो कह रहे हो ना 8 माइनस 8 होना चाहिए, यू आर राइट। तो माइनस 8 रखने पर आपने को जो एरिया मिल रहा है वो मैक्सिमम आ रहा है। माइनस 8 रखने पर जो एरिया आ रहा है 8 8 16, रुको एक मिनट, 16 छोटू सा गड़बड़ हो गया, 16 आपका एरिया आ जाएगा मैक्सिमम। ओके, तो मिनिमम एरिया कितना है? 0, और मैक्सिमम एरिया है 16, दोनों ही आ गए अपने पास। तो देखो एक चीज समझ में आई अपने को कि डबल डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ती हर बार, कभी कभार अपन कॉमन सेंस से भी निकाल लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि डी ए बाई डी एम को अगर आप 0 रखते हो तो उससे आपको मैक्सिमम और मिनिमम एरिया दोनों एक साथ मिल जाता है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि इंटरसेप्ट, वन सेकेंड, इसका नहीं है, वो दूसरा है। दूसरा क्वेश्चन है, लिखिए फाइंड ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर cylinder of maximum volume that can be inscribed हाँ उसको सही कर दिया ना मैंने आदित्य, in a right circular cone of height h, in a right circular cone of height capital H,
फाइंड ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम 0 होना चाहिए, वो अपने को करना ही पड़ेगा। फाइंड ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी inscribed in a right circular cone of height h। ठीक है, तो क्वेश्चन समझेंगे अपन। राइट सर्कुलर कोन है अपने पास, उस राइट सर्कुलर कोन के अंदर अपन ने एक सिलेंडर डाल दिया है। अब वो सिलेंडर भी फ्रंट व्यू से आपको एक रेक्टेंगल की तरह दिखाई देगा। ठीक है, तो आप 2 डायमेंशनल फिगर ही बनाओ बस। और इस सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो कितना है, वो मैक्सिमम है। फाइंड ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, अच्छा ठीक है, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। तो कोन की हाइट जो है वो h है, और हाइट ऑफ सिलेंडर अपने को निकालना है। तो हमारा टारगेट क्या है, स्मॉल h निकालना। तो स्मॉल h अपना क्वेश्चन मार्क है। ओके, ठीक है। गिवन क्या है अपने को, कैपिटल H। तो सब कुछ कैपिटल H के फॉर्म में लिख लेना चाहिए अपने को, सब कुछ कैपिटल H के फॉर्म में लिख लेना चाहिए। अच्छा, दिस विल बी द रेडियस ऑफ कोन, इसको मैं कैपिटल R बोल देता हूँ, एंड दिस विल बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर। और आपको बोल दिया गया है कि एक हाइट फिक्स है सिलेंडर की, कोन की हाइट, सॉरी ना, कोन की हाइट फिक्स है। अब आपको एक ऐसा सिलेंडर पता करना है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो और इस कोन के अंदर वो फिट हो जाए, है ना। कोन के अंदर फिट होने वाला आपको एक सिलेंडर चाहिए। तो क्या करें अपन, बताइए। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं अपन। ये वाले पॉइंट को हमेशा अपन, जैसे पिछले क्वेश्चंस में भी ज्वाइन कर दिया करते थे, यहाँ पे भी ज्वाइन कर देते हैं। ओके, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, रेडियस के बराबर। अच्छा, और मैं नाम दे देता हूँ ना, ए बी सी डी ई। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ हो जाएगी कैपिटल H माइनस स्मॉल h। हालांकि उसका कोई काम नहीं आएगा। मुझे क्या करना है, वॉल्यूम लिखना है अंदर वाले सिलेंडर का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, पाई इंटू आर। आर किसका, सिलेंडर का, और एच किसका, वो भी सिलेंडर का। और मेरे को गिवन क्या है, सिर्फ एच, कैपिटल एच दिया हुआ है, तो मेरे को सब कुछ कैपिटल एच के फॉर्म में लिखना चाहिए, है ना। तो पहले मैं रेडियस निकालूंगा और फिर एच निकालूंगा। देखो बच्चों, इधर आप लिखना छोड़ दो। ये वाला जो ट्रायंगल है ऑरेंज वाला, और ये वाला बड़ा वाला जो ऑरेंज वाला ट्रायंगल है, ये दोनों की दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। समझ में आ रहा है आपको, क्यों सिमिलर है, क्योंकि बहुत सारे रीजन है। पहली बात तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया, तो दोनों में, मतलब ये अंदर वाला एंगल दोनों में 90 90 हो गया ना, तो एक एंगल बराबर हो गया। दूसरा एंगल, ये एंगल ए कॉमन हो गया, बस डबल ए सिमिलैरिटी हो गया। डबल ए सिमिलैरिटी से आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई। और अगर ये दोनों सिमिलर है तो आप ये लिख सकते हो कि देखिए, फर्स्ट टू क्या है, ए बी, और इधर फर्स्ट टू क्या है, ए डी। तो ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई। ओके, कूल। तो ए बी का वैल्यू कितना बेटा, एच माइनस एच, और ए डी का वैल्यू कितना है, ये ए बी है ना, एच माइनस एच, और ए डी कितना है, पूरा कैपिटल एच है।
and this is equal to BC small r upon capital R. ठीक है, यहां तक मुझे कुछ कुछ समझ में आया है। अब ये H जो है ये आपको निकालना है, तो स्मॉल r को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किस चीज से, कैपिटल R से कर तो सकता हूँ, मेरे पास क्या कोई और तरीका है यहाँ पर रेडियस को लिखने का, तो tan थीटा अगर मैं लिखता हूँ तो h अपॉन r, फिगर तो अपने पास क्लियर है। ठीक है, ऐसा करते बेटा, देखो r इज इक्वल टू h माइनस h अपॉन h इंटू कैपिटल R, ये हो गया आपका रेडियस। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस में ये r भी है ना, तो उसको मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, इसका स्क्वायर और ये r का स्क्वायर इंटू h का स्क्वायर, मतलब h सिंपल, ये आ गया वॉल्यूम कैपिटल R। ठीक है, चलेगा। आपको रेडियस दिया हुआ है क्या इसका, कुछ भी नहीं दिया है ना, find altitude of right circular cylinder of maximum volume that can be inscribed in a right circular cone of height h। ओके, देखो हाइट h है इसकी, और एक मिनट है ना, थोड़ा सा सोचने दो मेरे को एक चीज। कैपिटल R अपन कहाँ से लाएंगे, कैपिटल R भी कांस्टेंट रहेगा ना, कैपिटल R भी फिक्स रहेगा। अगर किसी कोन का वॉल्यूम हाइट अगर फिक्स्ड है इसकी, तो रेडियस भी फिक्स्ड है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो एंड रेडियस r, रेडियस r। ठीक है, रेडियस फिक्स्ड है, कोन का जो रेडियस है वो अपने को पता है और वो फिक्स्ड है। तो अब देखेंगे अपन, पाई कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, h अपने को पता नहीं है, ये वाला h अपने को पता नहीं है, ये वाला h और ये वाला h भी कांस्टेंट है। तो बेसिकली जो वॉल्यूम है वो किसका फंक्शन है, वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ h। ठीक है, क्या दिक्कत है यार इसके साथ आज, वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ h। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करेंगे, अगर कौन नहीं, सिलेंडर के वॉल्यूम को अगर अपन मैक्सिमाइज करेंगे तो डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे तो जो जो कांस्टेंट है उसको मैं एक तरफ कर ले रहा हूँ, कांस्टेंट को मैं एक तरफ कर ले रहा हूँ, माइनस एस का होल स्क्वायर। क्या दिक्कत है आज, पाई आर स्क्वायर इंटू एच माइनस एच अपॉन एच।
का होल स्क्वायर इंटू एच। ओके, तो ये दोनों कांस्टेंट है, अपने को डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करेंगे अपन यूवी रूल से, और अगर यूवी रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv बाय डी एच के ऊपर है क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एच है, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ये जो कैपिटल एच है इसको ही बाहर ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल एच का होल स्क्वायर इसको बाहर ले लो। और इरेजर आ नहीं रहा है एक बार में। ओके, यहाँ पे अपन यूवी रूल लगा देंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2h माइनस एच, और ये h माइनस एच का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा h के रेस्पेक्ट में, है ना। ये डेरिवेटिव 0 होना चाहिए ताकि अपने को वॉल्यूम मैक्सिमम आ जाए। मिनिमम के लिए भी 0 होना चाहिए, बट अपने को मैक्सिमम करने को बोला तो अपन 0 ही करेंगे, दोनों केस में ही 0 करेंगे। पाई इंटू आर स्क्वायर, और ये h माइनस एच बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास h माइनस एच, और ये dh बाई डी एच तो 1 हो जाएगा, है ना। h का डेरिवेटिव h के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ये h माइनस एच भी बाहर चला गया, ये माइनस जो है वो बीच में साइन को चेंज करेगा। ओके, 2 टाइम्स h माइनस एच, ठीक है, बराबर है। तो यहाँ से आपके पास फाइनली जो चीज़ आ जाएगी पाई आर स्क्वायर इंटू एच माइनस एच, और अंदर जो चीज़ बच जाएगी वो रहेगी h माइनस एच माइनस 2h माइनस माइनस प्लस 2h, दिस इज इक्वल टू 0। एक मिनट है, थोड़ा सोचने तो दो। ओह, h माइनस एच बाहर गया ना वहाँ से, तो इधर कुछ बच जाएगा जो कि रहेगा 2h। 1 सेकेंड, h माइनस एच बाहर गया, इधर से 2h बचा, और ये -1 बीच में है, सब कुछ सही है, तो यहाँ पर h माइनस एच माइनस 2h मतलब h माइनस 3h। तो यहाँ से आपको दो चीज़ पता चलती है कि आइदर ये 0 हो जाए और ये 3h के बराबर हो जाए, तो मतलब आपका स्मॉल h अगर h के बराबर हो गया तो भी आपका डेरिवेटिव 0 होगा, और स्मॉल h अगर h बाई 3 के बराबर होगा तो भी डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ओके, तो डेफिनेटली किसी एक से मैक्सिमा आएगा, किसी एक से मिनिमा आएगा, अब वो मैं ऊपर बैक सब्स्टिट्यूट करके देख सकता हूँ। हाँ भाई, ये आपका वॉल्यूम था, वॉल्यूम में आप क्या कर सकते हो कि स्मॉल h की जगह कैपिटल H डाल सकते हो, या स्मॉल h की जगह कैपिटल H बाय 3 डाल सकते हो। अगर आपने स्मॉल h की जगह कैपिटल H डाला, स्मॉल h की जगह कैपिटल H डाला, तो 0 आ जाएगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम 0 मतलब डेफिनेटली मिनिमम। तो मैक्सिमम वॉल्यूम आपको इससे मिलेगा, क्या मिलेगा ये थोड़ी पूछा है, बस इतना पूछा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए हाइट क्या होनी चाहिए कोन की, तो हाइट होनी चाहिए 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन, मतलब सिलेंडर की हाइट पूछी गई है। क्वाड्रेटिक नहीं आएगा, है निखिल, क्वाड्रेटिक आएगा अगर तो भी आप क्वाड्रेटिक से कर लो डिफरेंशिएट, कोई तकलीफ नहीं है। मैंने यहाँ पर इसको ओपन नहीं करा, आपने ओपन कर दिया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, ये ओपन कर दिया, और ये h को भी आप अंदर घुसा दोगे अगर, तो h क्यूब और h स्क्वायर, फिर डिफरेंशिएट करा होगा आपने, एक ही तो बात है। मैंने यहीं पे यूवी रूल लगा दिया बाहर की बाहर, क्वाड्रेटिक नहीं आएगी, आएगी भी तो वो तरीका जो रहेगा वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा।
अगला क्वेश्चन लिखें। वेरी नाइस। फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius equals to capital R. Find the altitude of right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere. अब देखो, जब भी आपको स्फीयर कोन सब बोला जाए तो आप स्फीयर की जगह सर्कल बनाओ, है ना, कोन की जगह ट्रायंगल बनाओ। क्यों भाई? क्योंकि फ्रंट व्यू से करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा ना, तो जरूरी थोड़ी 3D फिगर लाने का। तो ये स्फीयर के अंदर कौन रखा हुआ है? सामने से तो ऐसे ही दिखेगा। अब आपको बोला है कि स्फीयर का रेडियस आर है, तो स्फीयर का सेंटर भी होगा, मतलब वो सर्कल के सेंटर के जैसा। अच्छा, अब ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। मैंने आपको क्या बोला है कि ये दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो और इसको, मतलब इसको और इसको ज्वाइन कर दो। चाहे तो आप नाम देना चाहो तो नाम दे दो, ए बी सी ओ को थोड़ा साइड में लिख देते हैं, है ना। ये वाला क्या हो जाएगा? स्फीयर का रेडियस। देखते रहो आगे, स्फीयर का रेडियस हो जाएगा आर और आर। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, एक थीटा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और आपको मैंने एक और चीज समझाई कि जब भी आपको कॉर्ड दिख जाए तो परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिया करो। कभी भी आपका परपेंडिकुलर ड्रॉप करना वेस्ट नहीं जाएगा, इतना तो आप लिख के ले लो। कॉर्ड दिखा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर कर दिया, वो डेफिनेटली बाइसेक्ट करेगा। हम क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलर लेंथ को, बी एम को हम लोग आर मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ कोन। कोन का रेडियस हो गया वो। अब मैं क्या करूंगा कि इस पूरे एंगल को थीटा मान लेता हूं। अगर मैंने इस पूरे एंगल को थीटा माना तो ये पूरा एंगल 2 थीटा हो जाएगा। नहीं, आप सुन नहीं रहे हो, देखो इधर। थीटा क्यों माना मैंने? सर जबरदस्ती थीटा क्यों बोला आपने? अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस थीटा था ही नहीं क्वेश्चन में तो क्यों लाए अपन? थीटा इसलिए लाए ताकि अपन ये आर को और ये स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी ना आपको। क्या बोला इसमें? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन। तो चलो स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी नहीं, हाइट की जरूरत पड़ेगी सिर्फ। तो हाइट क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ कोन। देखो ध्यान से, आंख खोल के देखो ना, ए ओ प्लस ओ एम, तो ए ओ अपने को पता है कि यस, ए ओ इज नोन टू अस, ए ओ इज नथिंग बट रेडियस। सोच के देखो ना, ये भी तो रेडियस ऑफ सर्कल होगा या स्फीयर। तो ए ओ तो रेडियस है। क्या आपको ओ एम पता है? नहीं पता है, तो आप cos थीटा sin थीटा वाले फॉर्मूले से निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला थीटा है तो ये पूरा 2 थीटा होगा। अगर वो पूरा 2 थीटा होगा तो इतू सा जो एंगल होगा वो थीटा होगा और ये वाला भी थीटा होगा। ठीक है। अब अगर ये थीटा थीटा है तो अपन आराम से कंपोनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो रेडियस है, देखते रहो, रेडियस विल बी नथिंग बट आर का साइन थीटा कंपोनेंट। ये कैपिटल आर का अगर मैंने साइन थीटा कंपोनेंट लिया तो मेरे को ये मिल जाएगा। सामने वाला साइन थीटा होता है और एडजेसेंट वाला कॉस थीटा होता है। और ये ओ एम कितना हो जाएगा? ओ एम हो जाएगा आर का कॉस थीटा कंपोनेंट। तो रेडियस प्लस रेडियस कॉस थीटा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी आप इसी फंडे से करो कि एक थीटा, देखो इधर, ये थीटा खुद से इंट्रोड्यूस कर दो, बाकी आपका काम अपने आप हो जाएगा। हाइट और रेडियस पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो क्या होता है? 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। रेडियस ऑफ व्हाट? कोन। हाइट ऑफ व्हाट? हाइट ऑफ कोन। ठीक है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 इंटू पाई, तो मतलब पाई/3 इंटू रेडियस स्क्वायर। रेडियस कितना है? आर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एच।
h हो जाएगा r प्लस आर कॉस थीटा। ये हो गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसका फंक्शन है? वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ थीटा। अगर वॉल्यूम थीटा का फंक्शन है और वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो डिफरेंशिएट तो करेंगे अपन और जीरो के बराबर भी पुट करेंगे, बट किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि थीटा का फंक्शन है ना। तो dv बाई डी थीटा मस्ट बी जीरो फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, मिनिमम वॉल्यूम, सॉरी मैक्सिमम वॉल्यूम है ना, मिनिमम तो जीरो होगा। तो हमने क्या करा, डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट किया, लेकिन पहले इस वॉल्यूम को ढंग से लिख देंगे। ये देखो, ये रेडियस और ये रेडियस कॉमन आएगा, है ना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बचा हुआ, ताकि आपको पेज स्क्रॉल ना करना पड़े। वॉल्यूम जो होगा आप नीचे लिखते चले जाए, वो हो जाएगा पाई बाई 3 आर क्यूब इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है। तो वॉल्यूम का डेरिवेटिव निकाल देते हैं अपन थीटा के रिस्पेक्ट में। ये तो पूरा कांस्टेंट है, इसको आप है ना के बोल दो। तो के कांस्टेंट है, काय को बार बार लिखना। इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा, है ना। निखिल ध्यान से देखना, आप चाहे तो साइन स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों में, और फिर आप डिफरेंशिएशन करो, या तो पहले ही प्रोडक्ट रूल लगा दो ना, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, और ये जीरो के बराबर पुट करना है हमको। तो कद्दू इंटू क्या लिखा है, माइनस साइन क्यूब थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। लिखिए यहाँ तक। कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ से, k टाइम्स ये साइन थीटा कॉमन आ जाएगा। तो साइन थीटा अगर अपन ने कॉमन लिया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंदर आ जाएगा, प्लस ये साइन थीटा तो बाहर जा चुका है, तो अंदर क्या बचेगा, 2 कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। दिस इज इक्वल टू जीरो करना है अपने को, देखना है कि थीटा क्या आता है। तो बाहर है साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू 1, 2 कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, दो चीज आती है अपने पास, या तो राम जीरो होगा या तो ये पूरा शाम जीरो होगा। जब राम जीरो होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, एन पाई, और जब शाम जीरो होगा, शाम क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आप क्या करो, इन दोनों को एलएचएस में रख लो और इधर से 2 कॉस थीटा कॉमन ले लो, कॉस थीटा प्लस 1, और यहां से क्या करो आप, साइन स्क्वायर देखो ना इधर, ये साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो साइन स्क्वायर बन जाएगा, नेगेटिव हट जाएगा। फिर साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस 1 प्लस कॉस। ये 1 प्लस कॉस और 1 प्लस कॉस काट दो, लेकिन काटने से पहले लिख दो कि कॉस थीटा माइनस 1 हो ही नहीं सकता है, वरना आप 0 0 काट दोगे। कॉस थीटा माइनस 1 अपना आंसर आएगा ही नहीं, पहली बात तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा कि 2 टाइम्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब 3 टाइम्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3। कॉस थीटा 1/3 आ रहा है, मतलब थीटा क्या आना चाहिए आपके पास, कॉस इनवर्स 1/3। तो या तो थीटा ये आना चाहिए या तो ये, तो दोनों में से कोई एक मैक्सिमा दे रहा होगा, कोई एक मिनिमा दे रहा होगा। या तो आप डबल डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लो, लेकिन डबल डेरिवेटिव निकालने की हिम्मत भी होनी चाहिए ना, सिंगल डेरिवेटिव निकालने में हालत खराब हो गई भाई।
तो डबल डेरिवेटिव ना निकालो, आप सीधे वॉल्यूम में पुट कर दो। देखो मैं आपको हमेशा एक निंजा टेक्निक बताता हूँ कि आप जो भी आपका आंसर आ रहा है ये थीटा, जस्ट पुट इट इन द वॉल्यूम। तो एन पाई पुट करोगे या तो फिर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3। कॉस थीटा 1/3 है अगर, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/3, 2/3 का अंडर रूट 1/9, 1 माइनस 1/9 कितना हो जाएगा? 8/9, 2√2। ठीक है, तो डेफिनेटली एन पाई रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? जीरो, वॉल्यूम जीरो आ जाएगा। वॉल्यूम जीरो मिनिमम होता है या मैक्सिमम? डेफिनेटली मिनिमम। तो मैक्सिमम अपना आएगा थीटा इज इक्वल टू 1/3 से। तो आपका वॉल्यूम कितना आ जाएगा मैक्सिमम? थीटा 1/3 रखने पे। तो ये आपका मैक्सिमम देगा और ये मिनिमम देगा। वॉल्यूम था क्या, उसको दोबारा लिख लो। चलो वॉल्यूम वॉल्यूम हटाओ, अपने को क्या चाहिए था? फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन। कोन का हाइट कितना है भाई? आर प्लस आर कॉस थीटा, ये है ना हाइट। आर प्लस आर कॉस थीटा अपन लिख देंगे। तो अपने को वॉल्यूम नहीं निकालना है, बस हाइट निकालना है। तो हाइट विल बी r plus r cos theta, that is going to be r plus r into 1/3, मतलब 3 plus 1 4r/3। तो हाइट क्या आ जाएगी आपके पास कोन की? 4/3 टाइम्स द रेडियस। देखो फाइंड मिनिमम डिस्टेंस between x square plus y square is equal to 2 and xy is equal to 9। इन दोनों के बीच में आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। ओके, तो पहला फंडा जो मेरे को याद है दैट इज मिनिमम डिस्टेंस between two curves lie along what? The common normal। Minimum distance between the two curves lie along the common normal। ठीक है, तो हमारे पास एक सर्कल है और एक और फिगर है जिसका नाम है एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये अपन लेक्चर नंबर फर्स्ट में ही देख चुके हैं कि दिस इज नथिंग बट ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये ऐसा एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है अपने पास।
ओके, ये क्या है, ओरिजिन। सर्कल का रेडियस क्या है, √2। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप। आपको क्या करना है कि एक ऐसा पॉइंट निकालना है, वन सेकेंड है, थोड़ा वेट करो। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व लाई अलोंग द कॉमन नॉर्मल। देखिए क्या होगा ना कि इनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो दोनों के कॉमन नॉर्मल। एक बात पता है आपको, देखो बच्चों, हर कोई देखो, ध्यान से समझना। सर्कल पर अगर आप कोई भी लाइन खींचते हो जो नॉर्मल है, नॉर्मल क्या होता है सर्कल के लिए, टेंजेंट के परपेंडिकुलर कोई लाइन। तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर आपने कोई भी लाइन अगर खींची तो वो नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी, है ना। ये सर्कल है और कोई भी नॉर्मल जो होगा वो ऑलवेज सेंटर से पास करेगा। तो एक और पॉइंट आप लिख सकते हो कि नॉर्मल ऑफ ए सर्कल, ये तो अपन ने बहुत पहले बहुत छोटी क्लास में पढ़ लिया था। नॉर्मल ऑफ ए सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। तो दोनों का कॉमन नॉर्मल जो भी होगा वो जरूर सर्कल का भी नॉर्मल होगा और हाइपरबोला का भी नॉर्मल होगा। अगर वो सर्कल और हाइपरबोला दोनों का नॉर्मल है तो वो सर्कल का नॉर्मल होने के नाते सेंटर से पास करेगा सर्कल के, दिख रहा है। और वो हाइपरबोला का भी नॉर्मल है तो वो इस तरह से नजर आएगा। दिस इज गोइंग टू बी द कॉमन नॉर्मल। इसके अलोंग जो इन दोनों का डिस्टेंस है उसको यहां पर आपको देखना पड़ेगा। देखो दोनों के अलोंग, नॉर्मल के अलोंग जो दोनों का जो डिस्टेंस आ रहा है, ये वाला जो पिंक वाला डिस्टेंस है वो नॉर्मल के अलोंग वाला डिस्टेंस है, एंड दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जो है वो मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला कि अगर आपको ये मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, ये वाला पॉइंट मैं ए मान लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं बी मान लेता हूँ। आपको क्या निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। मिनिमम डिस्टेंस विल बी अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो कॉमन नॉर्मल जो होगा वो सेंटर से भी पास करेगा। एक बात आप देखिए, समझना एक बात को, कि हमको क्या निकालना था कि हाइपरबोला पर एक पॉइंट और सर्कल पर एक पॉइंट जो बहुत नजदीक हो। हाइपरबोला पर एक पॉइंट और सर्कल पर एक पॉइंट जो एकदम ऐसे ऐसे नजदीक हो। तो भाई जो पॉइंट हाइपरबोला पर होगा ऐसा जो कि सर्कल के नजदीक होगा, मतलब हाइपरबोला पर जो पॉइंट आएगा वो सर्कल से नियरेस्ट तो होगा ही होगा, वो ओरिजिन से भी नियरेस्ट होगा। सोच के देखो, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। जो पॉइंट ए पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस पर होगा वो ओरिजिन से भी मिनिमम पर होगा, क्योंकि ये बी पॉइंट को अगर आप यहाँ पे रखते हो तो बी और ओरिजिन का डिस्टेंस अभी मैक्सिमम है। थोड़ा नीचे लाओगे नीचे लाओगे नीचे लाओगे, अभी ये मिनिमम आ जाएगा। फिर थोड़ा और नीचे लाओगे, फिर से मैक्सिमम होने लगेगा, बड़ा होने लगेगा। तो मतलब आपको ये करना है कि जस्ट मिनिमाइज, इसके 3 पॉइंट है, जस्ट मिनिमाइज और फाइंड अ पॉइंट, मिनिमाइज या फिर फाइंड अ पॉइंट ऑन हाइपरबोला, जस्ट मिनिमाइज या फाइंड अ पॉइंट ऑन हाइपरबोला which is not just closest to the circle but also closest to the origin। भाई जो सर्कल से नजदीक होगा वो ओरिजिन से भी नजदीक होगा ही होगा, है ना। तो मैंने क्या करा, देखो इधर एक बार देख लो फिर लिख लेना। ये हाइपरबोला पर कोई भी पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस हाइपरबोला पर आप कोई भी पॉइंट क्या लिख सकते हो, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट स्क्वायर अपन रखते हैं ना इक्वेशन। तो सी टी अपॉन सी टी इंटू सी बाई टी, सी टी कॉमा सी बाई टी, सॉरी।
तो अपने पास हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो 3t कॉमा 3/t, थ्री टी कॉमा 3/t। कोई भी पॉइंट अपन ने क्या मान लिया, 3t कॉमा 3/t, और अपने को क्या करना, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से मिनिमम करना है। ओरिजिन से मिनिमम हो गया तो बाय डिफॉल्ट आपका ए बी मिनिमम तो हो ही जाएगा, मतलब सर्कल से तो मिनिमम हो ही जाएगा डिस्टेंस पे। ओरिजिन से नजदीक आ गया अगर, तो सर्कल से तो नजदीक होगा ही होगा। ठीक है, यहां पे लिख लो हिंदी में, ओरिजिन से नजदीक आ गया तो सर्कल से नजदीक तो आ ही जाएगा, खत्म। तो 3t कॉमा 3/t और ओरिजिन 0,0, इनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा, जो भी डिस्टेंस, उसको मिनिमाइज करना है आपको। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3t माइनस 0 का होल स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 3t होल स्क्वायर प्लस 9/t स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा डिस्टेंस। और इसको आपको मिनिमम करना है, तो डिस्टेंस फंक्शन जिसका आ रहा है t का फंक्शन आ रहा है, और आपको अगर मिनिमाइज करना है डिस्टेंस को, इसको मैं b की जगह कुछ मान लेता हूँ, और y मान लेता हूँ। तो y, इरेजर आज चल नहीं रहा है ना, तो मैं थोड़ा कट कर देता हूँ, जल्दी जल्दी लिख पाऊंगा मैं। तो dy/dt करना पड़ेगा 0 के बराबर, क्योंकि भाई t का फंक्शन है इसलिए t के रेस्पेक्ट में करा अपन ने। इसको डिफरेंशिएट करेंगे रूट वाले आइटम को, एक और काम कर सकते हैं अपन, अगर y को मिनिमम करना है, इसको आप है ना d की जगह y लिख दो। अगर आपको y को मिनिमम करना है तो ये रूट के अंदर वाला आइटम मिनिमम कर दो, है ना। रूट के अंदर वाले आइटम को अपन कुछ बोल देते हैं, कुछ भी बोल दो आप इसको ना, z बोल दो, तो z मिनिमम कर दो। भाई रूट के अंदर का आइटम मिनिमम है तो रूट भी मिनिमम है, तो आप z को ही मिनिमम कर दो। और z को मिनिमम कैसे करोगे, डिफरेंशिएट कर दो। z मिनिमम मतलब क्या हो जाएगा, dz/dt 0 इम्प्लाइज, तो 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 6 इंटू 3t प्लस 9/t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा -2/t³। तो ये आ जाएगा आपके सामने 18 इंटू टी माइनस 18/t³, और ये आ जाएगा डेरिवेटिव, इसको अपन ने 0 करा, तो 18 इंटू t⁴ माइनस 18/t³ इज इक्वल टू 0। ये 18 कॉमन ले लिया अपन ने, तो t⁴ माइनस 1/t³, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा t⁴ इज इक्वल टू 1, इसका मतलब आ जाएगा t का वैल्यू 1 के बराबर। t का वैल्यू 1 के बराबर आ गया अगर, तो ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, रखो t की जगह 1, तो 3,3, ये वाला पॉइंट 3,3 आ गया। तो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी इधर, हर कोई यहीं पे देखना है ना, फिर लिख लेना, मैं आपको टाइम दूंगा। ये वाली लाइन क्या आएगी आपके पास, y इज इक्वल टू, ये 3,3 आ गया ना, तो ये वाला पॉइंट कितना आ गया, 0,0, ये तो ओरिजिन है और वो 3,3 है, तो ये a पॉइंट जो रहेगा वो डेफिनेटली 1,1 रहेगा। सोच के देखो क्यों, क्योंकि 0,0 और 3,3 को मिलाने वाली लाइन जो होगी वो कौन सी लाइन होगी, y इज इक्वल टू x। सोच के देख लो आप, y इज इक्वल टू x में क्या होता है, y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट सेम होते हैं, तो 0,0 में भी सेम है और 3,3 में भी सेम है, तो यहाँ पे 1,1 आएगा। अच्छा 1,1 ही क्यों आएगा, क्योंकि सम 2 चाहिए ना आपको, सम आपको 2 चाहिए, तो ऐसे सोच लिया कि ये 1,1 रखेंगे तब जाके आपको 1² + 1² 2 मिलेगा, तो सर्कल पर वो पॉइंट क्या होगा, 1,1। तो ये ए बी मिनिमम कितना आ जाएगा आपके पास, वो हम निकाल लेंगे। तो एक पॉइंट आ जाएगा आपके पास 3,3, बी पॉइंट आ जाएगा 1,1, और ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, तो 3 - 1 कितना हो गया, 2,
2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 8 का अंडर रूट 2 रूट 2। मिनिमम डिस्टेंस विल बी 2 रूट 2। तो मिनिमम डिस्टेंस अपन ने निकाला कैसे? पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट हमने अज्यूम करे 3t, 3/t। 3t, 3/t हमने अज्यूम करा और फिर उसके बाद उसको ओरिजिन से मिनिमाइज करा दिया हमने क्या बोला कि अगर वो सर्कल से नजदीक है तो ओरिजिन से भी नजदीक होगा। ये सबसे बड़ा कैचिंग पॉइंट था। तो अपन ने इसका डिस्टेंस ओरिजिन से लिखा। फिर से एक बार हर कोई सुन लो, अगर ये पॉइंट 3t, 3/t सर्कल से नजदीक है तो ओरिजिन से भी नजदीक होगा, क्योंकि नॉर्मल जो है वो ओरिजिन से भी पास होता है। तो हमने इसका डिस्टेंस b का ओरिजिन से ही निकाल डाला और उसको मिनिमाइज कर दिया। तो मिनिमाइज करने के लिए अंडर रूट के अंदर वाला आइटम को अपन ने डिफरेंशिएट करा अलग से कुछ मान के z। ऐसा क्यों करा? क्योंकि अंडर रूट के अंदर वाला आइटम छोटा है तो अंडर रूट छोटा है, उसको मिनिमम करा तो t का वैल्यू 1 आना चाहिए। t का वैल्यू 1 है तो ये 3,3, ये 3,3 तो ये 1,1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, इतना सब सोच पाना आसान थोड़ी है। लिखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अगला टॉपिक। ठीक है, पिछले टॉपिक में जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये एक थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें सोचना बहुत कुछ है, और ये कौन वाला डिफिकल्ट है, दिस इज डिफिकल्ट है ना। ये बहुत फेमस भी है, सीबीएसई में बहुत फेमस है, ये लास्ट के दोनों क्वेश्चन बहुत फेमस है। कीर्ति, 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? लफड़ा स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 लफड़ा, है ना। और फिर लफड़े का डेरिवेटिव अलग से 3, तो 6 इंटू 3 18। मैंने यहाँ पे ओके मैंने लिखा नहीं है बट मैंने कैलकुलेट किया है। ठीक है, मैंने कैलकुलेट किया है जरूर बट मैंने लिखा नहीं है। होगा 18t, 18t ही होगा ना, सही आंसर सही है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे आते हैं अपन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले ना आसान भाषा में समझाता हूँ। आपका फंक्शन जो है वो ऐसे चल रहा था, कॉन्केव डाउन, और एकदम से कॉन्केव अप हो गया। तो जिस पॉइंट पर उसने कॉन्केविटी चेंज करी वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं बट अभी अपने को थोड़ा और डिटेल में देखना है। तो अ पॉइंट वेयर द ग्राफ where the graph of function is continuous, graph of function is continuous and has a tangent line and has a tangent line and where concavity changes is called point of inflection, is called point of inflection। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स लिखेंगे अपन। सबसे पहला, at point of inflection
आइदर y double dash is equal to 0 or y double dash fails to exist. यहां तक लिखो तो सही पहले आप। मैंने अभी कुछ भी समझाया नहीं है ना, मैं लिखवा रहा हूं तो पहले लिख लेते अपन, सारे पॉइंट्स लिख लेते। एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन curve crosses its tangent. A function cannot have point of inflection and extremum at same point. ये तीनों पॉइंट लिख लीजिए पहले। फोर्थ पॉइंट अपन लिखेंगे एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन y डबल डैश, कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना अभी, आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा, बस आप लिखो changes its sign, about लिखना, about पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कुछ भी समझ में नहीं आएगा अभी आप लिख लो, मैं समझाने का काम अभी आपको करूंगा। ये जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखवाया ना, इसमें एक छोटा सा मिस हो गया एक पॉइंट, देखो यहाँ पे एक बार एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आइदर y डबल डैश इज इक्वल टू 0 है ना, और ये और वाला जो चीज है ना, इसके पहले एक और सेंटेंस आएगा, तो मैं दोबारा लिखवा रहा हूँ आइदर y डबल डैश इज इक्वल टू 0, 0 तो होगा ही होगा, एंड चेंजेस साइन, ये लिख लो बस। अब अपन समझेंगे, अब आपको अपनी पेन डाउन करना है एकदम, बिल्कुल लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, सब कुछ एक एक बार में समझ में आएगा। देखो
कोई भी फंक्शन या तो कॉनकेव अप होगा, या तो डाउन होगा, या तो बोथ होगा, या तो कुछ भी नहीं होगा। मान लो कोई फंक्शन कॉनकेव डाउन चल रहा है, एकदम से कॉनकेव अप हो गया, मतलब उसने किसी पॉइंट पर अपनी कॉनकेविटी को बदला। जिस पॉइंट पर कॉनकेविटी चेंज हुई है वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा, ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन तो अपने को क्लियर है भाई कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर कॉनकेविटी चेंज होती है। अच्छा, और थोड़ा सा डिटेल में मैथमेटिकल इसका अपन नॉलेज लेते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर होता क्या है। आप लोग सुनो बस मेरी बात। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर डबल डेरिवेटिव, ना सिंगल डेरिवेटिव नहीं, हर कोई ध्यान से सुनो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर सिंगल डेरिवेटिव का तो कोई डिस्कशन ही नहीं है, उसको भूल जाओ। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर डबल डेरिवेटिव जीरो होता है, या तो जीरो होता है या तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एग्जिस्ट मतलब क्या, नहीं करने का मतलब क्या हो गया कि नॉट डिफाइंड होना। तो दो चांसेस है मेरे पास, या तो डबल डेरिवेटिव जीरो होगा या तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर डबल डेरिवेटिव जीरो हुआ तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उस पॉइंट पर आ सकता है। उसकी एक कंडीशन है क्या, कि उस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव का साइन भी चेंज होना चाहिए। वो कैसे होगा अपन देखेंगे अभी। तो आपको एक चीज समझ में आया क्या कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब आएगा, जब डबल डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा और साइन चेंज होगी उसकी। अच्छा, साइन कैसे चेंज होगी, मान लो आपका पॉइंट है 4, 4 पर डबल डेरिवेटिव जीरो हुआ। क्या जीरो हुआ, 4 पे डबल डेरिवेटिव जीरो हुआ, ठीक है। तो 4 के अबाउट अपने को साइन चेंज हो रहा है या नहीं ये चेक करना है। मतलब आप क्या करो, डबल डेरिवेटिव निकालो, उस पे 4 माइनस रखो मतलब 3.999, या 4 प्लस रखो मतलब 4 प्लस एच। दोनों में देखो, एक बार प्लस एक बार माइनस आना चाहिए, या एक बार माइनस एक बार प्लस। साइन चेंज हो गया मतलब डेफिनेटली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। साइन चेंज नहीं हुआ मतलब कुछ भी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं। जैसे हमारे पास सबसे पहले आया कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हमने क्या बोला कि एक्स क्यूब पर अपन चेक करते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है क्या। चेक if there is any point of inflection। तो भाई y एक्स क्यूब है तो y डैश कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और y डबल डैश कितना हो जाएगा 6x। देखो हर कोई लिखना छोड़ दो, क्या y डबल डैश कभी जीरो होगा, बताइए क्या y डबल डैश कभी जीरो होगा। कब जीरो होगा, एट x इज इक्वल टू जीरो। तो एट x इज इक्वल टू जीरो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। मैंने अभी गारंटी से नहीं बोला, देयर इज अ चांस कि यहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव जीरो हो गया है। लेकिन डबल डेरिवेटिव का सिर्फ जीरो होना कंडीशन नहीं है। जीरो होने के बाद उसको साइन भी चेंज करना पड़ेगा। तो साइन कैसे चेंज करेंगे हम लोग, माइनस एच, मतलब जीरो माइनस एच, जीरो पर तो जीरो ही और जीरो प्लस एच पर साइन देखेंगे। तो जीरो माइनस एच पर डबल डेरिवेटिव का साइन देखेंगे अगर अपन, तो रखो यहाँ माइनस एच, 6 इंटू माइनस एच। पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, नेगेटिव। जीरो पर जीरो, और यहां पर रखो आप जीरो इंटू एच। पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो क्या इसने साइन चेंज करा, यस। पहले नेगेटिव था डबल डेरिवेटिव, अब पॉजिटिव हुआ, ठीक है। ये कंसेप्ट अपन ने पहले भी पढ़ा, उसको उससे कंफ्यूज मत करना। पहले अपन ने सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा का टाइप 1 चेक करने का तरीका देखा था, वो dy बाय dx के लिए था, y डैश के लिए। y डैश का साइन देखते थे अपन मैक्सिमा या मिनिमा चेक करने के लिए, वो उससे रिलेटेड नहीं है, ये अलग है ना। तो आप क्या करो, साइन देख लो। साइन जो है पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, साइन चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली यहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इज इक्वल टू जीरो डेफिनेटली है। अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आप ग्राफ भी बना सकते हो उसका। मैं ग्राफ बना के बता देता हूँ। एक्स क्यूब का ग्राफ मैंने आपको बोला भी था कि एकदम रट जाना चाहिए हर बच्चे को। एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है देखो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा। इसका मैंने आपको लॉजिक भी दिया था कैसे बनेगा ग्राफ इसका, क्योंकि देखो ना, पावर अगर 1 है तो स्ट्रेट आता है, 1 से ज्यादा है तो कर्ल ऊपर होगा, और 1 से कम है तो नीचे कर्ल होगा, है ना। और ये एक्स क्यूब जो है वो ऑड फंक्शन है,
ऑड फंक्शन है इसलिए इसका ग्राफ जो है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक भी आएगा। तो ये ग्राफ बन गया। और आप देखो इधर यहां से यहां तक कॉनकेव डाउन था, यहां से यहां तक कॉनकेव डाउन था, इस पॉइंट पे खट से कॉनकेविटी बदल गई और ये कॉनकेविटी यहां पे चेंज हो गई। तो ये x इज इक्वल टू 0 जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अनदर एग्जांपल, y is equal to sin x, check point of inflection in the interval 0 से 2 पाई। 2 पाई पे ओपन है ना, 2 पाई पे क्लोज नहीं है, ओपन है। तो क्या करते हैं अपन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में, y डैश निकालते हैं cos x, फिर y डबल डैश निकालते हैं माइनस साइन x, और उसको 0 के बराबर पुट करते हैं। जब अपन ने 0 के बराबर पुट करा y डबल डैश को, y डबल डैश को अगर 0 के बराबर अपन ने पुट करा तो आपको पता चलेगा x क्या हो सकता है, x हो सकता है पाई। ये 0 पे भी ओपन कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर 0 भी आंसर आ जाएगा ना। इस इंटरवल में साइन x एक ही दफे 0 होगा, दैट इज पाई, है ना। x इज इक्वल टू पाई पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कंफर्म कब करेंगे अपन, कंफर्म तब करेंगे जब अपन पाई से जस्ट पहले, पाई से जस्ट पहले और पाई से जस्ट बाद क्या देख लिया अपन, माइनस साइन एक्स का वैल्यू वाई डबल डैश का है ना। तो पाई से जस्ट पहले वाई डबल डैश, और पाई पर एग्जैक्टली क्या आएगा, पाई पर तो 0 आ रहा है वाई डबल डैश, पाई के जस्ट बाद। तो अपन देखते हैं, ये रहा आपका साइन एक्स का कर्व, ये रहा पॉइंट पाई, साइन एक्स का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 0 होता है। सही कह रहे हो आप आदित्य, है ना। आप जो पूछ रहे हो डाउट मेरे से कि साइन एक्स का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 0 है, बिल्कुल है, बट मैंने आपको ये इंटरवल दिया 0 से 2 पाई, तो 0 को एक्सक्लूड करने को बोला है इसीलिए, क्योंकि वो भी एक आंसर हो जाता है ना, और 2 पाई को भी एक्सक्लूड करने के लिए बोला है। तो ये पाई जो है, देखो इधर हर कोई पाई से जस्ट पहले, पाई से जस्ट पहले आपका साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अबे देखो ना, दिख तो रहा है पॉजिटिव है ऊपर, तो पाई से जस्ट पहले पॉजिटिव, और ये माइनस लगा हुआ है बाहर में। अरे साइन तो पॉजिटिव आएगा, साइन तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और पाई के जस्ट बाद अगर आप देखोगे तो साइन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, और बाहर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो आपका y डबल डैश का क्या साइन चेंज हुआ, यस। तो अब ये हो सकता है नहीं, अब ये डेफिनेटली होगा। y डबल डैश, सॉरी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इज इक्वल टू पाई, डेफिनेटली होगा। और दिख भी रहा है ना आपको, देखो यहाँ पे कॉनकेव डाउन था यहां से यहां तक, उसके बाद कॉनकेव अप हो गया। क्या बेवकूफ आदमी है साला, हॉर्न बजाया जा रहा है जब से। हाँ जी, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/5, इसका अपने को क्या बोला है कि चेक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक करना है आपको, तो आप क्या करोगे, y डैश निकालोगे, y डैश आ जाएगा 1/5 इंटू एक्स की पावर -4/5, ठीक है। y डबल डैश हो जाएगा -4/25 इंटू एक्स की पावर -4/5 -1 कितना, -9/5।
इसको आप क्या लिख दोगे, -4/25 इंटू 1/x की पावर 9/5। क्या ये कभी जीरो हो पाएगा? ना, कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्वांटिटी आ गया तो वो जीरो कर ही नहीं पाएगा इसको। अरे ये कभी जीरो हो पाएगा क्या? डिनोमिनेटर में आइटम आप जीरो रख भी दोगे तो नॉट डिफाइंड होगा, और इन्फिनिटी आप रख नहीं सकते, एग्जैक्ट जीरो चाहिए ना आपको, एग्जैक्ट जीरो आपको मिलेगा नहीं। तो आपको देखना है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जीरो तो नहीं हो सकता है ना, ये जीरो तो नहीं हो सकता है, दिस कैन नेवर बी जीरो। लेकिन ये नॉट डिफाइंड जरूर है, दिस इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0। तो अगर किसी पॉइंट पर नॉट डिफाइंड है कौन, डबल डेरिवेटिव, तो अब हो सकता नहीं, अब तो डेफिनेटली होगा, नॉट डिफाइंड में तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। सो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इज इक्वल टू 0, इसमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, चेक करना होता है जीरो में, क्योंकि देखो ना मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया है कि एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आइदर y डबल डैश इज इक्वल टू 0 और y डबल डैश फेल्स टू एग्जिस्ट। अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है ना तो मैं ग्राफ बना के भी बता सकता हूं, इसका ग्राफ बना के आराम से बताया जा सकता है। देखो देख ही लो, ग्राफ की बात छेड़ी है तो पावर में क्या है, वन से बड़ा नंबर या वन से छोटा, वन से छोटा, तो ये ऐसा आएगा, ऑड फंक्शन है तो इसका ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन बन जाएगा, ये आपका फंक्शन है। और ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट पर वर्टिकल टेंजेंट बन रहा है, इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो ये y एक्सिस खुद टेंजेंट का काम करेगी, इसीलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो आ रहा है आपका वो तो आ ही रहा है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखो ना, यहाँ पे कॉनकेव अप था, फिर एकदम से कॉनकेव डाउन हो गया, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो आ रहा है, जरूर आ रहा है, और जीरो भी आ रहा है, और यहाँ पर वर्टिकल टेंजेंट भी आ रहा है। अगर आप टेंजेंट बनाओगे ना इस पॉइंट पे, तो वो टेंजेंट जो है वो कर्व को कट भी कर रहा है। मैंने आपको एक डेफिनेशन क्या लिखा है कि इधर भी अगर आप टेंजेंट बनाओगे ना तो ये देखिए, ये वाला टेंजेंट जो आएगा वो ऐसा आएगा, और वो टेंजेंट ना कट कर रहा है, जबकि आमतौर पर टेंजेंट टच करते कर्व को, बट ये कट कर रहा है। यहाँ पे मैंने बोला भी है कि एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन द कर्व पासेस थ्रू द टेंजेंट, कर्व टेंजेंट से पास करता है, और एट फंक्शन कैन नॉट हैव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड एक्सट्रीमा एट द सेम पॉइंट। देखो एक बात तो है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा अगर किसी पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया तो डेरिवेटिव जीरो हुआ, क्योंकि टेंजेंट फ्लैट आ गया ना भाई, टेंजेंट फ्लैट आ गया तो डेरिवेटिव जीरो हुआ, और डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब तो या तो मैक्सिमा होता था या तो मिनिमा। तो आज से तीन मतलब हो गए इसके, क्या, डेरिवेटिव अगर जीरो हुआ तो मैक्सिमा भी आ सकता है, मिनिमा भी आ सकता है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आ सकता है डेरिवेटिव जीरो होने पे। वो तो खैर अपने को पता ही है, डबल डेरिवेटिव का टेस्ट करते हैं अपन, और डबल डेरिवेटिव भी जीरो हो गया, अगर डबल डेरिवेटिव भी जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। देखो मैंने यहाँ लिखा है ना, डबल डेरिवेटिव अगर जीरो हो गया किसी पॉइंट पे तो वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, बट आप दावे के साथ नहीं कह सकते जब तक आपने ये वाला टेस्ट ना कर दिया। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का भी टेस्ट आपको पता चला है। मैं 2 मिनट और बात करूंगा आपसे, फिर अपन आज का लेक्चर खत्म करेंगे। मैंने आपको क्या सिखाया कि टेस्ट किस किस के करते हैं। सबसे पहले टेस्ट मैंने आपको सिखाया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का जो टेस्ट है उसमें क्या करना होता है, वाई डबल डैश अगर जीरो आ गया तो चेक करो कि प्लस से माइनस आपका साइन चेंज होता है कि नहीं, या माइनस टू प्लस चेंज होता है कि नहीं। अगर होता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। फिर यही वाला टेस्ट अपन ने पहले एक और करा था, मैक्सिमा मिनिमा का टेस्ट करा था, मैक्सिमा और मिनिमा का टेस्ट। उसके दो टेस्ट थे, एक था टेस्ट 1, एक था टेस्ट 2। ये मैं समराइज करके आपको चैप्टर दे रहा हूँ। तो मैक्सिमा मिनिमा का टेस्ट 1 अपन बाद में देखेंगे, टेस्ट 2 पहले देखते हैं। टेस्ट 2 क्या कहता था कि dy बाई डी एक्स जीरो हो गया अगर, तो क्या क्या हो सकता है, मैक्सिमा हो सकता है और मिनिमा हो सकता है, ठीक है। dy बाई डी एक्स अगर जीरो हो गया तो अब मैक्सिमा मिनिमा आ सकता है। तीसरा आपको मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है कि कौन है, तो आप क्या करोगे, डबल डेरिवेटिव निकालोगे। डबल डेरिवेटिव अगर जीरो आ गया, सॉरी, डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आया तो क्या होगा, मिनिमा। नेगेटिव आया तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। और अगर डबल डेरिवेटिव जीरो आ गया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, ये अपन ने आज सीखा, हो सकता है।
वो आपको साइन चेंज करके कंफर्म करना पड़ेगा। तो आज आपको 3 चीजें पता चली है कि मैक्सिमम मिनिमा का जो टेस्ट होता है उसमें आपको क्या करना होता है, y डबल डैश निकालना होता है। y डबल डैश के पास 3 ऑप्शन है, या तो पॉजिटिव, या तो नेगेटिव, या तो जीरो। पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, और जीरो आ गया अगर तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। चेक करना हो तो आप कर लेना y डबल डैश का आप टेस्ट लगा के, ठीक है। मान लो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी नहीं आया, तो अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी नहीं आया, अरे अगर आ गया तो खत्म, ये अपना आंसर आ गया। मान लो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी नहीं है, तो ना तो मिनिमा है, ना तो मैक्सिमा है, ना तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो है क्या? तो क्या करना पड़ेगा आपको, मैक्सिमा मिनिमा का टेस्ट 1 करना पड़ेगा। टेस्ट 1 क्या कहता है कि आप y डैश का साइन चेंज चेक करो। साइन चेक करोगे अगर, तो साइन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, अगर मैंने आपको सिखाया टेंजेंट पॉजिटिव से नेगेटिव तो मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव तो मिनिमा, है ना। जिसने ढंग से सुना होगा उसको समझ में आ रहा होगा ये वाली बात। तो अगर सुनो मेरी बात, अगर अपन ने y डबल डैश जीरो लाया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का टेस्ट अपन ने आज सीखा। मान लो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया तो खुश, अच्छी बात। मान लो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आया तो फिर क्या हो सकता है, या तो फिर से मैक्सिमा होगा या तो फिर से मिनिमा होगा, और उसके लिए आपको टेस्ट 1 करना पड़ेगा। ये जो लास्ट में मैंने आपको समरी बताई ना, इसको आप जरूर लिख ले अच्छे से। पॉज कर लेना आपका लेक्चर यहीं पे, क्योंकि मैं आपको अभी कुछ भी नहीं बताऊंगा, मॉड्यूल आप कंप्लीट कर लो। और आप अपने बोर्ड एग्जाम की जो भी बुक है एनसीईआरटी और एचएससी, उससे एओडी चैप्टर पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करें। सबसे पहले आप स्टार्ट करें मैक्सिमा मिनिमा से, सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे वो एचएससी हो, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक यू।